नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट पर। इन डेप्थ में आप मीडिया खबरों में देख रहे होंगे बजट का एनालिसिस, बजट का इम्पैक्ट। लेकिन वो शुरुआती रुझानों के तौर पे उसे देखें, लेकिन जब हम इसके एनेक्चर्स को पढ़ते हैं, जब हम इसके डेटा को पढ़ते हैं और ख़ास करके जब हम इसके डेटा को कंपेयर करते हैं, और मैं आपको बताता चलूँ जो ये सारी जो इसमें दिक्कतें आई हैं उसकी जो एक मुख्य वजह है वो ये है कि इसमें विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर इसे ज़्यादा बड़ा पेश किया गया है। बार बार 5 साल के आंकड़े की बात की गई है। 2025-2026 की बातें काफ़ी कही गई हैं इसमें। बजट का जो आउटले का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के इसमें जो एक तरीके का जो रियल जो उसमें रिवाइज डेटा किस तरीके से होता है, जो बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ साथ में कि ये जो मनमोहन सिंह जी ने जब वो एक तरीके से ड्रीम बजट, जब नरसिम्हा राव में वाटरशेड मूवमेंट इकोनॉमी के अंदर जब लिबरलाइजेशन के एरा को लेके आया गया था, उस वक्त ये विजन डॉक्यूमेंट्स ऐड करना शुरू हुआ था। उससे पहले जो था कि सिर्फ लेखा जोखा होता था बजट का, किस तरीके से उसमें आय आय है, रेवेन्यू आया है और किस तरह से व्यय हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है। लेकिन उसके बाद जब से विजन डॉक्यूमेंट्स आने शुरू हुए हैं, उसके बाद जो बजट जो है एक फैनफेयर, एक तरीके से मीडिया मैनेजमेंट या हाइलाइट्स कह लीजिए उसे, तो उनका जो असर है, जिस तरीके से घोषणाएं हो जाती हैं, क्या वो उनको फॉलो अप है नहीं है, कितना उसमें एक्चुअली सैंक्शन हुआ है, कितना पैसा लगा है, कितने प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट डिले हुई है, ये तमाम बातें जो हैं ये उस गहमा गहमी में थोड़ी या तो दब जाती हैं। इसमें हेल्थ सेक्टर को लेकर के काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन उसमें एक कैच भी है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो हम इसको अगर हम शुरू करें तो बजट में जो ये जो सारी बुनियादी बातें हैं, जब तक आप इसका डेटा नहीं कहेंगे, जैसे भी कहते हैं कि जो डेविल लाइज इन इट्स डिटेल्स, तो जब तक आप आंकड़ों के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो सरकार के खुद के आंकड़े हैं, तो आप इसमें पाएंगे काफ़ी हद तक, मैं इसको साबित भी करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के आंकड़ों को एक ही बात पे आंकड़े होंगे, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स देंगे। वी शेप रिकवरी की बात बहुत कही गई है, लेकिन ये सभी को पता है कि वी शेप नहीं हुई है। ग्रीन शूट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को 2 साल से दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें कि 7-8 क्वार्टर कोविड से पहले और 4 क्वार्टर इसके आप जोड़ लीजिए, तो ये करीब करीब जो 12 क्वार्टर हम टेक्निकली हम रिसेशन के अंदर हैं। और ये नेगेटिव में जिस तरीके से इसको जो हेल किया जा रहा है, ड्रीम बजट चिदम्बरम जी का भी बजट आया था, उसके बाद शाइनिंग इंडिया के बजट्स रहे थे। लेकिन अगर आप आर्थिक स्थिति देखें हमारे देश की पिछले लास्ट 2-3 डेकेड्स के अंदर, तो आप पाएंगे कि इसमें एक तबके को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, कुछ मार्जिनलाइज्ड हुआ है। आप एग्रीकल्चर को ले लीजिए, किसानों की आत्महत्या को ले लीजिए, तो इसमें देखा जाए कि जो एक तरीके की डिस्पैरिटी इनकम के अंदर आ गई है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या उसके लिए बजट को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, नहीं ठहरा सकते हैं। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट किस दिशा में सोच रही है, उसको लेकर के ये बजट, इस लिहाज से तो मैं भी मानूंगा कि इस बजट में एक तरीके का उस तरीके का विजन है कि गवर्नमेंट का, सरकार का साफ क्या सोचना है। और उसका ये था कि गवर्नमेंट जो है वो हाथ खींचना चाहती है सारे सेक्टर्स में। वो सिर्फ गवर्नेंस, वो कहते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस इज मिनिमम गवर्नेंस, उस तरह के फार्मूलेज इनके लगा रहे हैं। तो इस जो सरकार का उस लिहाज से जो ये बजट है, जिस तरह की प्रोफेसर, लेकिन वो हासिल करना जो लक्ष्य है उसके लिए तय किए गए हैं, जो मेथडोलॉजी उसके लिए अपनाई जाएगी, क्या वो कारगर होगी कि नहीं होगी, आपको आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा। डेटा एनालिसिस तो हम इसका करेंगे ही करेंगे, हम इसको चार्ट्स में देखेंगे, डेटा का देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे, और थोड़े बहुत इकोनोमेट्रिक्स के भी एनालिसिस हम कर लेंगे लगे हाथ। तो ये सारी हम बातें जब इसमें करेंगे, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो महामारी का इसमें बहुत जिक्र हुआ है, कोविड के लिए, उसके लिए लोकेशंस भी बहुत बड़ी हुई है। और जिस तरीके से पोस्ट वैक्सीन आ गई है, महामारी से जो उपजी एक तरीके से विकट परिस्थितियों में पेश किए गए जो बजट हैं, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो निवेश पे बात की है, हेल्थ सेक्टर पे बात किया है, और उसके बाद आत्मनिर्भर पे बात की है। और ये एक तरीके की इसमें आप ये देखेंगे काफ़ी सारे इन्होंने टारगेट्स इस तरीके, और 5 ट्रिलियन हम भूले नहीं है अभी, किसानों की आय दुगनी होनी है। तो इस तरह की जो तमाम बातें थी, इस पे ये अभी भी कायम है एक तरीके से। लेकिन एक तरीके से जो ये बजट जाएगा, ये कितना कारगर होगा नहीं होगा, इस कसौटी पे हम इसे अर्थशास्त्र की कसौटी पे उतरेंगे। ना हम मीडिया हाईलाइट्स पे जा रहे हैं, ना हम इसमें आधे अधूरे आंकड़ों से, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स काफ़ी कुछ छुपा दे, क्या छिपा क्या छापा गया, एक तरीके से मुझ पे भी नहीं जा रहे हैं। तो हम इसको जो एनालिसिस करेंगे, हम डेटा पे एनालिसिस करेंगे, फैक्ट पे एनालिसिस करेंगे, और अर्थशास्त्र के लिहाज से इस पे एनालिसिस करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक तरीके से जो कोविड-19 से जो ये उपजी थी विकट परिस्थितियों में पेश किया था ये आम बजट, ये इसमें विदित है। और इस तरीके से जो ये ढांचागत निवेश और स्वास्थ्य पे इन्होंने, हेल्थ सेक्टर पे इन्होंने बहुत जोर दिया है। और ये एक तरीके से बताता है कि जो मोदी सरकार है, ये आत्मनिर्भर भारत, और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो जाना है, इसको लेकर के अगर आप देखें, जब ये नेहरूविन पॉलिसी के अंदर जब मिक्स्ड इकोनॉमी का आया था, उसमें जब ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की गई थी, तो जगदीश भगवती जी उस समय इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से, आप इनको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया
किया है इन्होंने अपनी लेखनी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के तौर पर इसको ना देखा जाए। तो आत्मनिर्भर यानी कि हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, लेकिन हम पीपीपी मोड में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, यानी कि इसमें भी एक थोड़ा सा कैच है अर्थशास्त्र के लिहाज से, हम उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि आत्मनिर्भर का जो ये नाम दिया गया है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम सारी सरकारी संस्थाएं बेच देंगे, नहीं बेचेंगे, तो उसके लिए कितना एलोकेशन है, आउटलेस पे हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो इसमें अगर हम इसको कहें कि तो एक तरीके से ये देखें तो ये एक तरीके से इसको आगे बढ़ा है, और दूसरी तरफ जो इसमें सबसे बड़ा जो एक तरीके से मुश्किल आने वाली है वो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा से जुड़ी जो पारंपरिक चिंता है, 3-3.5% पे एफआरबीएम, वो तो पुरानी बात हो गई है। फिलहाल ये 2025-26 तक इसको चलने वाला है, इकोनॉमी का रिवाइवल दूर दूर तक कहीं नहीं आ रहा है, और अभी हम नेगेटिव में है, इस बात को हम ना भूलें। और जो 9.5 की हम बात कर रहे हैं उसके लिहाज से फिस्कल डेफिसिट का जो कंस्ट्रेंट होगा, जिससे उसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन के स्तर पर हो, चाहे जो विदेशी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम उस पर भी बात करेंगे बजट के लिहाज से आंकड़ों के साथ। तो जो मौजूदा एक तरीके से जो फाइनेंशियल ईयर ये वाला जो है, इसमें जो राजकोषीय यानी फिस्कल डेफिसिट है, तो इसमें जो कन्वेंशनली जो था 3.5% की बात की गई थी, लेकिन इसके विपरीत जो हुआ है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 9.5% तक पहुंच गया है। और ये कैसे पहुंचा है, ये क्या इतना किया जाएगा खर्चा, जो सरकार इसको बता रही है, और ये अगले वित्त वर्ष में इसका जो है ये 6.8, यानी कि आप 3.5 तो बोल ही जाएं, तो ये डबल ट्रिपल पे ये चला गया है। हो सकता है ये 10 भी चला जाए आंकड़ों में, लेकिन रियल कितना होगा और उसका इम्पैक्ट कितना होगा, डिमांड कितनी जनरेट होगी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, हम सेज लॉस की तरफ गवर्नमेंट की प्राथमिकता ज्यादा है, सप्लाई क्रिएट से नॉन डिमांड की तरफ ही जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ केन्जियन मेथड। तो यहाँ पर जो ये केन्जियन मेथड्स अपनाए जाएंगे, क्या वो कितने कारगर होंगे, हम उसको भी आंकड़ों के लिहाज से उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो एक तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर के सुधारों के रास्ते पर चलने, इससे कोई गुरेज नहीं किया, इसको हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से दो बैंकों का नाम लिया, नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से दो बैंकों को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, चाहे बीमा क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, इसमें जो सुधारों के नाम पे ये सब किया जा रहा है, तो बैंकों के निजीकरण से एक तरीके से ये काफी ज्यादा कंटेजियस इशू रहा है। सरकारें इसमें थोड़ा झिझकती भी रही है, मनमोहन सिंह जी ने ट्राई किया था इसका, लेकिन हो नहीं पाया था, चिदम्बरम जी चाहते भी थे। लेकिन जो मौजूदा बजट में 2 सरकारी बैंक और 1 सरकारी बीमा कंपनी के निजीकरण की पेशकश की गई है, और ये बजट जो है ये 5 स्टेजेस में होता है, ये मैंने पहले लेक्चर्स में कवर किया है, आप इसको भी देखिएगा किस तरीके से हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो अभी ये प्रपोजल्स हैं, तो हालांकि जो है कि संकट से गुजर रहे जो बैंकों का जो एक तरीके से हम पूंजीकरण के लिए जो ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का प्राविधान बताता है कि इस क्षेत्र में अभी और भी ज्यादा जो इसका जो मोमेंटम, जो इसके जो गैगेंटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, आरबीआई की खुद रिपोर्ट है, उसका मैंने एनालिसिस किया हुआ है, उसमें सितंबर में जो भयावह स्थिति आने वाली है इसी वर्ष में, तो उसको देखने के मद्देनजर तो ये बहुत कम है एक तरीके से। और जिस तरीके से सभी क्षेत्रों में मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रावधान, ई कॉमर्स की बात की गई है, इसमें कंपनियों के अंदर अस्थायी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा इसके दायरे में लाए जाएं, स्वागत योग्य है, कई सारी चीजें इसमें कही गई हैं। तो एक तरीके से ये जो थे ये थोड़े माइनर पॉइंट्स आप ले लीजिए इन्हें। तो बेशक इसमें हाईवे से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काफी ज्यादा एक तरीके से लाभ, इसमें फिर जो इलेक्शन वाले स्टेट्स हैं उसको लेकर काफी बहस हो रही है, उस पर भी जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन वो आउटलेस के लिहाज से आ जाएगी प्रॉब्लम। और इसके बाद राज्य को कितना मिलेगा, कैसे खर्च होगा और किस तरीके से उसका होगा, तो उसका भी हम आंकड़ा देखेंगे। हम आंकड़ों के साथ एक एक सेक्टर पे जाएंगे, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आधारभूत ढांचा है एक तरीके से उससे संबंधित जो परियोजनाएं हैं, उसमें कुल 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और पूंजीगत खर्च जो है एक तरीके से 4.39 लाख करोड़ से बढ़कर 5.54 लाख करोड़ इतना कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अब इसमें मिडिल क्लास की भी हम बात कर ले, तो इसमें जो आयकर है इनकम टैक्स को लेकर के उसमें कोई नई राहत नहीं मिली है। और एक तरीके से रूरल, अगर हम इंडिया की बात करें तो कृषि, एग्रीकल्चर, रूरल इंडिया के हम रूरल एरियाज की बात करें तो इसका आवंटन जो है 2.83 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करके एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की है सरकार ने कि किसानों की हितैषी है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कैचेज हैं, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद जो है कि अब हेल्थ सेक्टर को अगर हम लें, उसमें आवंटन 137, लेकिन इसमें वाटर, सैनिटेशन इन सबको मिला दिया गया है कोविड का। तो ये किस तरीके से फिगर्स इन्फ्लेट होती हैं, कितना उसमें छुपाया जाता है और कितना एक्चुअल एलोकेशन हुआ है, हम पिछले साल से इसको कवर करेंगे। तो ये सारी जो तमाम बातें हम इन
सबको देखेंगे, लेकिन इसको फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि ये बड़े बदलाव लाने वाला बजट है। इसको लेकर के जो तमाम बातें हैं इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या खास है, फिर हम इस पे बात चलती रहेगी हमारी। तो इसमें जो खास है, एक तरीके से ये देखा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र का जो खर्च है वो 137%, लेकिन मैंने जैसा कहा इसमें बहुत बड़ा कैच है, हम इसको बहुत डिटेल से करेंगे। और इसमें ये 2.23 लाख करोड़ के करीब इसको कर दिया गया है। और ये जो 2021-22 की अगर हम बात करें तो कोविड टीके के लिए 35,000 करोड़ का है, और एक तरीके से इसका राज्य कोष को हटा इसका 9.5% है। और इसमें दौरान जो है 12 लाख करोड़ का एक तरीके, इसमें कर्ज की भी बात बहुत है, फिजिकल डेफिसिट के साथ इसमें कर्ज भी लेने की बात बहुत की गई है। और इसके बाद जो है एग्रीकल्चर के अंदर भी है ये, तो इसके बाद जो है कि आयकर के लिए जिस तरीके से 10 साल तक इसमें जो खाते हैं वो कैसे हैं, उसमें 3 साल इसमें भी हम बात करेंगे। और पेट्रोल के ऊपर जो ये सेस की बात की जा रही है, और इसमें कहा जा रहा है फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से कि कंज्यूमर, लेकिन आप पेट्रोल के दाम देखिए किस तरीके से, और सेस में जो सरकार के पास जाने वाला है पैसा। फिर इसमें बीमा क्षेत्र को लेकर जो काफी ज्यादा एक तरीके से अपोजिशन होता रहा है तमाम सरकारों के साथ, लेकिन यहाँ पर डिसाइसिवली 74% चला गया है। तो इस तरीके से, और खास तौर के इसमें जो है डाइवेस्टमेंट का जो ये निवेश की जो बात की गई है, इसको लेकर के सरकार के आंकड़े जो हैं, जो रिवाइज एस्टिमेट्स में जिस तरीके से 15,000 करोड़ बताया जा रहा है, 32,000 करोड़ 31-32 ये चला जाएगा रिवाइज एस्टिमेट्स के अंदर, तो ये कैसे जाएगा। और इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है इसमें कि क्या ये पॉलिसी सही है। इसको कहा भी जाता है कि सेलिंग फैमिली सिल्वर फॉर अ मील, आई मीन कितना एडवाइजेबल है या नहीं है ये। तो इसको भी लेकर के काफी एक तरीके से इसका आकलन होना चाहिए आंकड़ों के लिहाज से, जाहिर है। और इसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र में किस तरीके से किया गया है, और जो 6 स्तंभों की बात की जा रही है जिस पर ये बजट टिका हुआ है, उसमें यह है, पहला जो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य और कल्याण, जो ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट भी है और ये बहुत जेन्यून है और ये इसमें होना ही चाहिए। दूसरा भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, इस पर बात की गई है, जो एक तरीके से 6 पिलर्स बताए जा रहे हैं। फिर ये कि एस्पिरेशनल इंडिया जो है, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात इसमें की गई है। मानव पूंजी, ह्यूमन रिसोर्स का नवजीवन का संचार और नवाचार, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और इसको कहते हैं नवाचार और अनुसंधान विकास, लेकिन इसको भी लेकर के एक दिक्कत है कि किस तरीके से जो लोकेशन हुई है, क्या वो कितनी कारगर है पिछले बजट्स में, और पिछले से पिछले बजट में भी कहा गया था। तो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, ये एक तरीके का मोटो आप मान लीजिए, यानी कि सरकार ने एक तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया है अगले 5-6 सालों के अंदर किस तरीके से इंडिया आगे जाना चाहता है, या किस तरीके से मोदी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। तो इसमें जो है, इसमें देखा जाए तो कर्ज लेगी सरकार, इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं। तो जो बजट के वर्ष में 2021-22 में करीब ये 12 लाख करोड़ के तौर पर कर्ज, जिसके ऊपर पूरा डिटेल आरबीआई वाले वीडियो में मैंने किया था। और इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये सरकार का जो एक तरीके से व्यय है वो 34.83 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और इसमें जो है 5.54 लाख करोड़ जो है ये पूंजीगत व्यय है। तो ये क्या होते हैं इन टर्म्स का, इनका भी हम देखेंगे। तो ये तमाम बातें इस बजट में हुई हैं। तो ये विनिवेश पे जोर है, बीमा सुधार, हर चीज में सुधार कर दिया गया है, आयकर आकलन, इन सब का एक डिटेल्ड एनालिसिस होना ही चाहिए, हम उस पर करेंगे। और बहरहाल जो है इसमें एक तरीके किस तरीके से नई, इसमें जो 64,180 करोड़ की जो नई परियोजनाएं हैं, ये हेल्थ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें 35,000 करोड़ का टीकाकरण पर खर्च होगा। तो ओवरऑल 137%, इसको तो डिटेल में करना ही चाहिए। इसके बाद जो एक तरीके से इसमें जो काफ़ी चीज़ें हुई, कृषि का बजट जो है इसमें आप ले लीजिए 1,48,301 करोड़ का बताया जा रहा है। और कर्ज का जो लक्ष्य है इसमें, यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये है कि 10% से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। ई नाम और 1001 मंडियाँ जुड़ेंगी, इस तरह की तमाम बातें हुई हैं। जैसे पिछले बजट में भी कहा गया था कि फ्लाइट से किसानों का जो प्रोड्यूस है वो आएगा, एक्सपोर्ट को लेकर के काफ़ी व्यूज़ हैं यहाँ पे, और ये किसानों की दुगनी इनकम को करने के लिए 2022 ही इन्होंने इसको रीइंफोर्स किया है। तो एक तरीके से उपकर की भी बात की गई है, एग्रीकल्चर में किस तरीके से जाएगा। और इसमें एक तरीके से देखा जाए वेतन भोगियों को इसमें थोड़ा सा झटका लगा है, आयकर स्लैब जो है वो जस का तस रहा है। लेकिन 75 साल से अधिक जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको रिटर्न से मुक्ति दी गई है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और इसके बाद जो इसमें जो बुनियादी बात इसमें लग करके आती है वो ये आती है कि ये खर्च इसमें आएगा कहाँ से, सरकार इसको जुटाएगी कैसे रकम को। तो ये जो सारी तमाम बातें हैं, जैसे इसमें 1.75 लाख करोड़ जो है ये पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटाएगी सरकार, ऐसा सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है। लेकिन ये इसको उड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ये वाली पॉलिसी को। एयर इंडिया का एग्जांपल आपके सामने है, मैंने भी इसको पिछले साल के बजट के बाद तुरंत किया था, लेकिन उसके बाद ये 5-6 बार इसकी डेडलाइन सेट की गई। हरदीप सिंह पूरी जो मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन है, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन इसके कोई टेकर्स नहीं है। तो इसको लेकर के ये जो काफ़ी एम्बिशियस है,
लेकिन ये अगेन इसमें पॉलिसी डिबेट इसमें है ही। जैसे बाल्को की जो बात की गई थी, जो पहला था उसमें जो वाजपेयी सरकार, उसमें जो डाइवेस्टमेंट मिनिस्टर्स जो बनाए गए थे, अरुण शौरी, जो बाल्को, ये काफ़ी एक तरीके का इसको बहुत उससे पढ़ा जाता है, उसमें थोड़ा हैरान भी करती हैं चीज़ें, लेकिन हम इसको भी थोड़ा जान देखेंगे। तो इसके बाद जो है कि इसमें जो है कि फैसला ये है कि जो घाटे वाले पीएसयू से छुटकारा पाना चाहती है, और जो पीएसयू सरकार को बीमार और घाटे से मानते चलाने के लिए निजी हाथों में सौंपने की नीति पर काम कर रही है। तो यहाँ पर ये नीति बहुत स्पष्ट रूप से है। इसके बाद ये विनिवेश में आपका एलआईसी आ जाएगा, इसका आईपीओ, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, पूरा वीडियो है। इसमें नीति आयोग को कहा गया है कि वो एक नई सूची बनाए, उसमें ये सारी चीज़ें लिस्ट करेंगे, और ये बिल्कुल स्पष्ट कहा था वित्त मंत्री ने ये। और इसके बाद जो है इसका जो फैसला है, उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि घट रहा है सरकार के आय के संसाधन, इसलिए सरकार को पैसा चाहिए, ये टैक्स को। और इसमें एक राहत के तौर पर ये देखा जा रहा है, काफ़ी हल्कों में कहा भी जा रहा है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज में एक तरीके से कोविड टैक्स भी लगने की बात उठ रही थी। तो मार्केट्स में भी देखा जाए तो इसके विपरीत मार्केट्स में काफ़ी तेजी, लेकिन मार्केट्स में भी इवनिंग तक क्लोज होते होते मार्केट गिरा भी था। तो इसके बाद मार्केट्स के साथ हम बात करेंगे, और इसमें जो है बिजली गैस के निजीकरण पर जोर दिया गया है। तो बिजली वितरण को खासतौर से जो ये बहुत एक मुश्किल इशू रहा है पिछली सरकारों के लिए। तो उपभोक्ताओं के पास जिस तरीके से बिजली कंपनी के विकल्प होंगे, लेकिन आप ये देखें ये बहुत दिक्कत करने वाला है, तो इसको भी हम देखेंगे डिटेल से। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे बंदरगाह के जो एक तरीका मैनेजमेंट है, उसमें भी निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, और चीन से एक तरीके से जो इम्पोर्ट किया जाता है माल, उसमें रियायतें जो है वापस ली जाएंगी, न्यूनतम बेता संहिता बनेगी। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो ये इनका तीसरा बजट था, तो निर्मला जी का। तो आत्मनिर्भर भारत से जो ये एक तरीके से इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये जो एमएसएमई का जो सेगमेंट है, ये बहुत क्रूशियल सेगमेंट है। करीब करीब ये 55% देता है पूरे जो जीडीपी के अंदर जो इसका रोल है। तो उसको लेकर के इन्होंने सिर्फ इससे 15,000 करोड़ के अंदर इसको एक तरीके से 15.06 लाख जिसको कहते हैं कि इसमें जो सारी तमाम बातें हुई हैं, शिक्षा के ऊपर इसमें काफ़ी बातें हुई हैं। 93,224 करोड़ खर्च होंगे, लेकिन ये किस तरीके से होंगे? एक तरीके से लेह में एक तरीके से नया विश्वविद्यालय आएगा, और वो केंद्र होगा, सेंट्रल होगा, इसका स्वागत करना चाहिए। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य एक तरीके आवासीय स्कूल होंगे, 100 सैनिक स्कूलों की बात की जा रही है। तो आप तो इसको देखा जाए तो लब्बो लबाब में हम इसे कह सकते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने वाला बजट है। और इसके जो 6 स्तंभ की बात की जा रही है, उसके इर्द गिर्द इसको एक कहा गया है। लेकिन इसमें कहा गया, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो मनमोहन सिंह जी के टाइम से जब शुरू हुआ था ये सारा एक तो विजन पेश करने का, तो लेकिन जो बजट यूजली अगर इसको सिंप्लीफाइड रखा जाए, एक साल में आपने क्या खर्च किया, कितना हुआ, कितना खर्च नहीं हो पाया, तो उससे भी, लेकिन हम इसको भी लेंगे, हम इसको पूरा का पूरा इसको फिगर्स के साथ हम आउटले करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, ट्रेंड देखेंगे। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ये इसमें, हाँ, डिफेंस की मैं बात करता चलूँ, इसमें 4,78,195 करोड़ जिसका 10 रखा गया है, तो 15 वर्षों में उच्चतम है एक तरीके से। लेकिन ये 7वें साल एक तरीके से बड़ा रक्षा बजट है, तो इसको 2020-21 में ये जो था, इसको योग्य है, ये याद रखना चाहिए आपको। 4.71 लाख करोड़ था, तो ये करीब जो है 7.78 हो गया है ये। तो इसमें मार्जिनल थोड़ा सा बड़ा है। एमएसएमई को लेकर थोड़ी निराशा हो सकती है, 15,700 करोड़ की बात इसमें की गई है। रेलवेज को लेकर थोड़ी निराशा हो सकती है। इस पर रेलवे के मैंने 2 वीडियोस इसी जस्ट अभी बनाए 15 डेज के अंदर, और बनाए थे। तो उसमें 1.1 लाख करोड़ के तौर पर हैं। तो नई राष्ट्रीय रेलवे योजना जो 2030 का था, उसका भी ऐलान है, उसका ऐलान काफ़ी पहले से भी होता रहा है, इसी सरकार ने भी किया है। तो 2023 तक जो है सभी बड़े रेलवे लाइनों को 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। जो रेलवे के पास जमीन है, जो डिफेंस की जमीन है, उसको लेकर के सरकार की पॉलिसी बहुत क्लियर है। तो इसमें आने वाले टाइम पे, लेकिन सरकार एक तरीके से क्रूसीड मूड में है, सरकार इसको आगे बढ़ाएगी, चाहे वट एवर हैपन्स, वट एवर द कॉस्ट जो होंगी, लेकिन सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, और उसके पास बहुमत है तो वो आगे बढ़ेगी। इसके बाद जो सड़क परिवहन की बात है, इसमें 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें जो है, और इसमें 1,41,678 करोड़ का स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन 2 को इसमें दिया गया है। और शिक्षा जो है, तो आत्मनिर्भर भारत का एक तरीके से विजन है ये। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि जो बजट से देश का एक तरीके से आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कोरोना के तहत ये जो बजट है, एक तरीके का इसको विजन है, और उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो इन सारी तमाम बातों के अंदर जो ये सारी बातें हुई हैं, इसके आधार पर हम डेटा के साथ अब बात करेंगे, और एक एक सेक्टर को हम इसमें देखेंगे। तो इसको चलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं। इसमें हम आपको बताता चलूं कि इसमें जो एक तरीके से इसको देखा जा रहा है, तो बड़े बदलाव लाने वाले बजट के तौर पर इसे हेल किया जा रहा है। मार्केट्स पे भी बात करेंगे। तो अगर इसको
समिंग अप की हम बात करें तो वर्ष जैसे 2021-22 की अगर हम बात करें तो इसमें जो बजट को एक तरीके से देखा जाए तो वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, और जो काफ़ी हद तक सही भी है। और इसमें जो मुकाबला रहा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो कोविड से पहले जो आपके 7-8 क्वार्टर्स में जो अर्थव्यवस्था की जो हालत थी, खास करके डिमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी के बाद, तो हमें साफ आसार दिख रहे थे, लेकिन अब इसे एक तरीके से हेल किया जा रहा है। लेकिन अभी भी ये नेगेटिव में है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है। और इसमें ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा हैं आपके पास, इसमें अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जोड़ दें तो स्थिति भयावह हो जाएगी। तो इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे से अगर आप मैच करेंगे तो काफी सारे आंकड़े उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे एक तरीके से। दो अलग अलग उसमें व्यूज आएंगे सरकार के, तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो एक तरीके से इसके साथ साथ जो अगले वित्त वर्ष में जो एक तरीके से जो उसके राज्य कोषीय घाटा को एक तरीके से तेजी से कम करने के लिए लगाए की आशंका थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको टैक्सेस को लेके ये बहुत बड़ी एक तरीके से इसको राहत के तौर पे देखा जा रहा है। तो देश का जो एक तरीके से, तो इसका ये साफ मतलब ये भी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी सरकार की नजर रहेगी। और देश में एक तरीके से जो स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया है कोविड-19 में, तो इसका जो नकारात्मक असर पड़ा इकोनॉमी के अंदर, उससे काफी सारे सेक्टर्स में पॉजिटिव आ रहा है, लगातार उसमें बात हो रही है। तो जिस तरीके से इकोनॉमी चल पड़ी है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वी शेप रिकवरी दूर दूर तक नहीं है, के शेप रिकवरी बिल्कुल हो रही है। और इसके बाद जो है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक तरीके से कैसे की जाएगी, उसके तौर पर ये बजट जो है चैलेंजिंग बजट था, हालात काफी मुश्किल थे। उसके बाद जिस तरीके से अगर इसको आप थोड़ा सा कंपेयर कर लें, जैसे ऋषि सुनक की हमने बात की थी एक लेक्चर में, उसमें हमने कहा था किस तरीके से यूके की इकोनॉमी के अंदर उन्होंने केन्जियन मेथड्स लगा दिए, विंटर प्लान, कंपनसेशन, तमाम बातें, उसके बावजूद यूके की इकोनॉमी को दिक्कतें हुई। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर इसमें कंपेरिजन करें, लेकिन बहरहाल जो इसमें बातें काफी बड़ी बड़ी कही गई हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो अगर इसको आप समिंग अप में देखेंगे, तो वो ये है कि सरकार जो है वो स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों पर खर्च करने के लिए एक विस्तारवादी विकास की नीति बना रही है। तो उसको इसके तहत जो है कि वित्त वर्ष 2021 के अंदर जो है आपका 9.5 का जो राज्य कोषीय घाटा है, और इसके जिसमें बजट सब्सिडी भी शामिल है। तो ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इसमें बजट की जो सब्सिडी है वो भी इसमें शामिल है। पिछले बजट में एक तरीके से 2.28 लाख करोड़ जो था इसकी सब्सिडी की तुलना में, इस बार बजट के सब्सिडी के मोर्चे पर 5.95 लाख करोड़ है, जिसमें कि 4.2 लाख करोड़ जो है वो खाद सब्सिडी है, और 1.3 लाख करोड़ रुपए जो है ये उर्वरक सब्सिडी है। तो एग्रीकल्चर पे जब हम जाएंगे तो हम इस पर भी बात करेंगे। सब्सिडीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहरहाल इसे बहुत मैसिवली बढ़ा दिया गया है। तो बजट में इतनी भारी भरकम जो सब्सिडी का प्राविधान एक तरीके से रखने से जाहिर सी बात है राज्य को अवश्य घाटा बढ़ेगा। और इसमें जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ को पढ़ें, अगर आप उनको देखें, तो उन्होंने कहा था कि बेसिकली 1.5 से 2% तो रहना ही रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा लॉस मेकिंग के बिजनेस में है। तो एवरी इकोनॉमिस्ट वर्थ इज सॉल्ट, तो 3% के करीब इट्स मैनेजेबल। लेकिन इसको जो जिस तरीके से देखा जाए तो 9.5 तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें इन्फ्लेशन का खतरा है, विदेशी एक तरीके से निवेश की उस पर इसमें दिक्कतें हैं। तो इसके बहरहाल जो है कि इसमें जो यह है कि इस घाटे को थोड़ा सा कम करने के लिए 2022 तक खत्म करने का जो लक्ष्य है, तो जब सब्सिडी को उसमें सब्सिडी उस पर कैंची चलेगी, इसको ऑस्टेरिटी मेजर्स भी कह सकते हैं अर्थशास्त्र के लिहाज से। ये मॉरिस ऑब्सफील्ड ने यूके में बहुत फेमस किया था। तो उसके बाद जो एक तरीके से सब्सिडी को घटाकर 3.35 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिसमें जो है कि जो खाद सब्सिडी होगी वो आपकी 2.4 लाख करोड़ होगी, और उर्वरक सब्सिडी जो होगी उस वक्त 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो ये 69,000 करोड़ यानी 79,000 करोड़ इसमें शामिल होंगे। तो इसके साथ साथ जो है कि इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें जो राष्ट्रीय लघु एक तरीके से बचत कोष है, नेशनल सेविंग्स जो ये फंड्स हैं, इसमें जो है इसको भी सीधे बजट में ला दिया गया है। तो भारतीय खाद्य निगम जो है ये एनएसएफ से उधार नहीं लेगा, ये एक तरीके की बहुत बड़ी फाइंडिंग है इस बजट की। तो 18.5 लाख करोड़ रुपए का जो राज्य कोषीय घाटा है वर्ष 2021 का, इसके साथ जो होगा, इसको अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो ये 194.8 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी होगा। तो इसका ये उस लिहाज से 9.5 निकल करके आता है आंकड़ा, यानी कि जो जीडीपी होगी वो आपकी श्रिंक कर रही है ऑब्वियसली। तो 194 लाख करोड़ के और 80,000 का 194.8 लाख करोड़ की इसमें जीडीपी है, उसका जो 9.5 है वो निकल करके आता है आपका 18.5 के करीब। तो ये जो इसका जो आंकड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इसके साथ साथ उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सरकार अपने एक तरीके से वित्तीय पोषण में साफ करेगी कि वर्षों का जो सभी खर्च पूरा करेगी और इस असाधारण साल को पीछे छोड़ देगी, ऐसी उम्मीद है। अगेन तो ये कितना कारगर हो पाएगा ये दूर की कौड़ी है, लेकिन बहरहाल ऐसी उम्मीद है। और इसके साथ साथ
अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसके साथ साथ अगर हम कहें कि इसमें जो राज्य कोषीय 2022 में इसको कम करके जो आंकड़ा दिया है सरकार ने, वो ये है कि इसको 6.8 तक लाने का लक्ष्य, यानी आप सेफली मान लीजिए कि अगले 2-3 साल तक हालत जो है वो डामाडोल रहने वाली है बहुत ज़्यादा हद तक, और उसके बाद कहीं 25-26 में रिकवरी के आसार दिखने की उम्मीद है। लेकिन आंकड़ों में बहरहाल हम खुश होते रह सकते हैं। इसके बाद जो कोविड के लिए जो 35,000 करोड़ के आवंटन है, इसके साथ ही स्वास्थ्य का जो खर्च में 137 करोड़ है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसका जो कैच है वो जब हम हेल्थ पे पूरा एनालिसिस करेंगे, जिसमें वाटर, सैनिटेशन, आयुष, इन सबको मिला दिया गया है। तो इसके बाद अगर हम इसको ग्लोबल इकोनॉमी से एक तरीके से होड़ करना, और जो विकास के लिए भारत का जो वैश्विक स्तर पर बुनियादी ढांचे की जरूरत है, उसको लेके जो एक तरीके से सार्वजनिक व्यय है, जो उसका जो विकास है, उसका सबसे बड़ा एक तरीके से इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशनल है। और जो सरकार ने इस बजट को गति देने के लिए इस बात को ध्यान में रखा गया, तो एक तरीके से कोर है ये उसका। तो जिस तरीके से नेशनल हाईवेज, हवाई अड्डे, जैसे उसकी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो उनके मौद्रिकरण, नहीं, इसको एसेट मोनेटाइजेशन भी कहा जा रहा है, बेचने को जिस तरीके से डाइवेस्टमेंट की बात की जा रही है, लेकिन उसको नाम जो दिया गया है, टेक्निकल नाम दिया गया है, उसको एसेट मोनेटाइजेशन भी कहा जा रहा है। उसको बेचकर ये करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक जो है ये विकास वित्तीय संस्थान शुरू कर परियोजनाओं के लिए जो है, विकास वित्तीय संस्थान आप याद रखिएगा, इसके परियोजनाओं के लिए 5 लाख करोड़ जुटाने का एक तरीके से इसको नया तरीका कह सकते हैं, लेकिन ये जगलरी है अगेन। तो इसमें निकाला गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्च है वो आपका 4.39 लाख करोड़ से बढ़कर जो है आपका 5.4 लाख करोड़ करने का अगेन इसमें प्रपोजल दिया गया है। तो जिस तरीके से राज्यों में भी इसमें बताया गया है किस राज्यों में क्या जाएगा, कितना हाईवे कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो आउटलेज होते हैं, वो कब में पास होंगे स्टेट गवर्नमेंट, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन बहरहाल उसको खबर है, अगले दिन मीडिया में हेडलाइन आ जाता है। लेकिन आउटलेज का प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स में पता चलता है कि कितना एक्जैक्टली खर्च हुआ है, फिर अगेन आपके 2022 के लिए बजटरी एस्टिमेट्स आपके लगेंगे। लेकिन बहरहाल सरकार का ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसको कह सकते हैं। और वस्तुओं का जो एक तरीके से सीमा शुल्क बढ़ाना, स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, मेट्रो और बसों जैसे सार्वजनिक जो सबके जो सार्वजनिक परिवहन विकल्प की क्षमता है, इसके सुधार में विकास का योगदान देना, इसका साफ मतलब है। इसमें भी कुछ हद तक आप प्राइवेटाइजेशन देखेंगे, जैसे ओवरसीज में होता है कई बार, जैसे रैपिड ट्रांजिट है, ये सब है। तो उसमें क्या, तो सरकार भी चलती रहती है, उसके ऊपर जो है वो प्राइवेट भी चलेगा, तो इसको इसमें बहुत ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। तो अब इसमें जो सबसे जो बड़ी बात है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, इसमें जो पावर सेक्टर को लेकर के जो बिजली उत्पादन है, उसका जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन इज अ की हियर, उसको लेकर के पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, वो अभी भी उचित, उसको कहते हैं, ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है कि उसको अभी भी जो है कि उचित कीमत नहीं मिल रही है उसके अभाव में, और किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, जो लॉस हो रहा है और जो लूट हो रही है उससे एक तरीके से। तो जो डिस्कॉम को लेकर जो निवेश और एक तरीके के उन्नयन के लिए करीब करीब इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की एक तरीके से एक थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको बड़ी फिगर कह सकते हैं, इसके उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा विकल्प पैदा करेंगी। तो ये इसको ये जो ये इशू बहुत दिक्कत करेगा। इसके बाद जो है एमएसपी को लेकर के भी काफी हल्कों का मानना है, काफी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे किसानों को मिलने वाले लाभ की मात्रा के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक जो डेटाबेस में एकत्रित किया जाना चाहिए, किसानों को खाद, बिजली, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स यानी पानी, प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण, जो ये जो डायरेक्ट है उनको जो बेनिफिट दिया जाता है मॉनेटरी। इसके बाद जो अन्य सहित में कुल केंद्रीय राज्य सब्सिडी, ये करीब करीब जो है ये 7.5 लाख करोड़ से अधिक है। तो ये एक बहुत बड़ी राशि के तौर पर इसमें एक डिबेट की बात की जा रही है। इस पे नीति आयोग जाहिर है अपनी इसमें राय देगा। तो ये कितना ये तार्किक है, नहीं है, इस पे बात करेंगे हम एग्रीकल्चर पे, जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो प्रतिबंधित, इसमें अगर आप हायर एजुकेशन में ले लीजिए जाए, तो इसमें एक तरीके से जो इसकी कॉस्ट है, खास करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो काफी चर्चा में भी रही थी, जो उसके मद्देनजर शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन 5 वर्षों के में ये जो है कि बहुत कुछ होने वाले। तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन पर ये करीब करीब 50,000 करोड़, जो एक बड़ी रकम है, इस लिहाज से एक तरीके से स्वागत योग्य कदम है, इसको कहा जाना चाहिए। और लेकिन और चीन और अमेरिका से अगर हम बात करें, तो उसमें भारत में जो नवाचार जो है एक तरीके से बेहतर बनाने में से एक योगदान देगा। यानी कि अगर आप R&D के अंदर अगर आप खर्चा करेंगे,
जिस तरीके से चाइना और अमेरिका में होता है, उनके जो आप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखें, खासतौर से चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ का एक दबदबा रहा है, लेकिन उनको चैलेंज किया गया और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर R&D पे एक तरीके से वॉर छिड़ी हुई है। तो इसको लेकर के यहाँ पर इसमें कोई और दो रास्ता नहीं थे हमारे पास, इसमें तो हमें जाना ही होगा, लेकिन 50,000 करोड़ इसको लेकर के थोड़ा कम ही है, लेकिन बहरहाल इतना काफ़ी है। तो इसका जो लाभ है केवल सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको प्राइवेट निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी में, ये बहुत डिसाइसिव होने वाला है R&D खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और इसमें आपके जितने तमाम स्टार्टअप्स एमएसएमईज को प्रोत्साहन करना, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स को लेकर जो ये पूरा का पूरा एक जो साइकिल होगा, उसके अंदर सरकार को और ज़्यादा इसमें मेहनत करनी होगी। इसके बाद जो है कि सरकार को सुधारों के बारे में भी गंभीर है, और किस तरीके से एक तरीके से ये देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक तरीके से करदाताओं के लिए, तो ये कुल मिलाकर आप कहें तो कोविड की पृष्ठभूमि में जो ये सब हुआ है, इसको देखते हुए जो ये बजट जो है ये 9.5 में जिस तरीके से फिजिकल डेफिसिट है, डेप्थ है एक तरीके से, और जो गवर्नमेंट के जो एस्पिरेशनल इंडिया की जो इसमें बार बार बात की जाती है, उसको आगे देख लेते हैं। और जो पर बात की जाती है, उन सारी तमाम बातों के बीच में ये कह सकते हैं कि और ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितना तार्किक है, लेकिन हम इसे यहाँ पर आंकड़ों के साथ इसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और हर एक चीज पर एक एक आंकड़े पर चार्ट्स के साथ होगा, और उसके बाद ट्रेंड हम देखेंगे, इसका थोड़ा कैलकुलेशन भी करेंगे। तो इन तमाम बातों को लब्बो लुबाब में एक एक सेक्टर को लेकर के हम इसमें चलने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।